चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज बिजनेस में कुछ स्पेशल तरह की इनकम देखते हैं जो बिजनेस इनकम हो सकती है और उसमें कुछ लेकिन नॉर्मल बिजनेस से कुछ अलग ट्रीटमेंट है। तो जैसे कभी कभी हम ना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी करते हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आप अभी तक ये जानते हो कि इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एग्जम्प्ट है ना। एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जम्प्ट इनकम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ हम कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही द मोमेंट वी ऐड द कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे हमने उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर दी, तो कमर्शियल एक्टिविटी करने के बाद क्या होगा कि अब आपके पास बिजनेस भी आ गया। प्योर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं रहेगी, आपने कुछ बिजनेस इनकम भी कर ली। लेट अज्यूम क्या करना है, मान लीजिए देखो आप पोटैटो ग्रो करते हो, टोमेटो ग्रो करते हैं, इनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अगर टमाटर आलू एज इट इज़ बेच दो तो क्या है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, बेचना तो पड़ेगा ही। खेती करके उस प्रोडक्ट को बेचना तो पड़ेगा ही आपको। बेचोगे नहीं तो घर में क्या करोगे, बेचना तो पड़ेगा। मतलब हर सेल इट नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी है ना, वो बिजनेस इनकम में कवर्ड नहीं है हर तरह की सेल। लेकिन मान लीजिए आपने पोटैटो टोमेटो ग्रो करे और कट करे और बेच दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है अनटिल अनलेस पार्शियल इंटीग्रेशन रूल डज नॉट अप्लाई। और पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल भी इंडिविजुअल पे लगता है, एचयूएफ पे लगता है, कंपनी पे तो लगता भी नहीं है। मान लीजिए जैसे आईटीसी है और आपका नेस्ले वगैरह है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो केचप भी बनाती हैं, है ना। और पेप्सी वगैरह जो चिप्स भी बनाती हैं, आते हैं ना, लेज वगैरह आते हैं, वो आते चिप्स आते हैं आलू के। तो वो क्या कर रही हैं, अगर मान लीजिए वो किसान से आलू खरीद के तब अपने यहाँ प्रोसेसिंग कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेस्ले की अपनी पेप्सी की जो लेज बना रही है, पेप्सिको की अपनी चिप्स की फैक्ट्री है, वो किसान से मार्केट से आलू खरीद रही है, उनको चिप्स में प्रोसेस कर रही है, उसके पास तो प्योर एग्रीकल्चर बिजनेस एक्टिविटी है। जो पेप्सी को चिप्स बना रही है, लेज बना रही है, उसकी तो प्योर बिजनेस एक्टिविटी है। उसने रॉ मटेरियल आलू एज ए रॉ मटेरियल खरीदा और उसको चिप्स में प्रोसेस करा और बेच दिया। अगर मान लीजिए पेप्सी को किसान से ग्रोवर से सीधे आलू खरीदती है, पोटैटो खरीदती है, अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करती है, चिप्स बनाती है, बेच देती है, तो पेप्सी को तो ऑलरेडी बिजनेस एक्टिविटी में, कमर्शियल एक्टिविटी में उसकी इनकम पे कोई लेना देना नहीं। वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसकी कमर्शियल एक्टिविटी है, वो बिजनेस इनकम ही है। लेकिन मान लीजिए पेप्सी को ने अपने ये खेत खरीद दिए और उसने बोला हम आलू खुद उगाएंगे। क्या उसका पर्पज़ क्या है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट और कम हो जाएगी। जितनी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट तो दोनों केस में लगी रही है ना उसको। तो अगर वो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम कर लेगा तो अभी फिनिश गुड्स को जिस प्राइस पे बेच रहा है उसी पे बेचता रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा उसका। तो अगर रॉ मटेरियल आप खुद प्रोक्योर कर लोगे और उसमें कुछ कॉस्ट बचा लेते हो तो डेफिनेटली आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। फिर हो सकता है आप कंपटीशन बीट करने के लिए मार्केट में बाकी लोग अगर 10 रुपये का लेज बेच रहे हैं तो आप 8 रुपये का भी बेच सकोगे। अगर बाकी लोग 10 रुपये का चिप्स का पैकेट बेच रहे हैं तो आप हो सकता है जो आप 8 रुपये का बेच दो उसे, क्यों, क्योंकि आपके पास इनपुट कॉस्ट कम आ रही है। तो या आप 10 का 10 में ही बेचोगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोग हैं, या कोई मान लीजिए कोई किसान है जो अभी तक आलू और टमाटर उगा रहा था, उसको बिजनेस आइडिया आया कि एक काम करता हूँ, खेती तो मैं कर ही रहा हूँ, इसको प्रोसेस करके चिप्स बना के बेच दूँ और टोमेटो से केचप बना के बेच दूँ। तो उसने अपनी ही फैक्ट्री लगा ली, कोई ऑलरेडी सेटअप इंडस्ट्री लगा ले, या किसान खुद ये वाले बिजनेस में कूद जाए, खुद आलू उगा रहा है, खुद उसके चिप्स में कन्वर्ट कर रहा है और खुद ने टमाटर उगा रहा है, खुद उसको प्रोसेस करके केचप बना दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब जब तक वो किसान आलू और टमाटर उगा रहा था तब तक तो आलू टमाटर उगाए और आलू टमाटर बेच दिए। इट इज़ प्योर एग्रीकल्चर इनकम, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन। वहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं है अनटिल अनलेस पार्शियल इंटीग्रेशन रूल डज नॉट ट्रिगर। वो पार्शियल इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी आप ये मान के चलो कि पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल ट्रिगर नहीं कर रहा है और एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है फिलहाल तो ब्रॉड लेवल पे। तो आप किसान ने क्या करा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटी भी ऐड कर दी, बिजनेस एक्टिविटी भी इन्वॉल्व कर दी। उसने आलू और टमाटर को प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बना के वो बेचना शुरू कर दिया। तो अब टू द एक्सटेंट इट इज़ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। लेकिन देयर आफ्टर प्रोसेस्ड एज अ कमर्शियल गुड्स। अब यहाँ से पीजीबीपी की एक्टिविटी चालू हो जाएगी, जहाँ से चिप्स बन गए, चिप्स और केचप जहाँ से बने वहाँ से आपकी बिजनेस एक्टिविटी चालू हो जाएगी। यहाँ से जब अब नया प्रोडक्ट आ गया ना, अब तो नया प्रोडक्ट आ गया तो बिजनेस वो आ जाएगी आपकी बिजनेस एक्टिविटी।
तो अब यहाँ पे जो किसान ने जो रॉ मटेरियल उगाया था, ये जो रॉ मटेरियल था ये इसने क्या करा, अपनी फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस टाइम पे इसको एक इनकम हो गई, है ना, इस टाइम पे इसको एक इनकम हो गई कि इसने अपना रॉ मटेरियल आलू और टमाटर बेच दिए। ये एक इनकम है इसकी। इस इनकम को यहाँ पे प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, एक दूसरी इनकम आएगी। जिस दिन ये बिकेगा उस दिन कौन सी इनकम आएगी, ये जो सेल हुई है रॉ मटेरियल की सेल, ये कैसी इनकम है, सेल ऑफ रॉ मटेरियल कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम या बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। ये तो एग्रीकल्चर इनकम है, यहाँ तक तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। जब ये फिनिश गुड्स बिकेगा तो ये बिजनेस इनकम है, ये पीजीबीपी की इनकम है। क्लियर है, यहाँ तो बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई है कि ये जो इनकम यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम आई, यहाँ पे तो ग्रोवर के हाथ में तो ये एग्जम्प्ट है एग्रीकल्चर इनकम, अज्यूमिंग कि पार्शियल इंटीग्रेशन रूल नहीं लग रहा, वो हम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन मान रहे हैं कि पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल नहीं लग रहा। तो ये जो किसान था मिस्टर ए, इसके एंड पे ये इनकम तो एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 2 में लिखा है, आर्टिकल 2 में लिखा है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ही लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम कैन नॉट बी टैक्स बाय एनी गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा ही नहीं सकती, वहाँ तो लिखा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल की लिस्ट में जो हेडिंग लिखी हुई है उसके अंदर स्पेसिफिक लिखा, सेंटर कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर इनकम, और सेंट्रल लगाती इनकम टैक्स है, तो एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स तो नहीं लग सकता, बात खत्म वहाँ से, तो है ना। तो इनकम टैक्स पे भी अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जब भारत के संविधान में मना कर दिया तो इनकम टैक्स उसके ऊपर नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पेरेंट ऑफ ऑल द एक्ट, सभी को उनका पेरेंट्स है वो, उसके बाउंड्री के बाहर जाके कोई कानून नहीं बना सकती कोई भी सरकार। तो जैसे हमने जीएसटी का बैकग्राउंड भी पढ़ा था, जीएसटी के बैकग्राउंड में क्या हुआ था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में परमिशन लेके आई थी भारत सरकार, तब जीएसटी लाए थे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को अमेंड किया था ना, क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जीएसटी जैसी कोई प्रोविजन था ही नहीं, तो पहले उसे अमेंड करा, फिर यहाँ पे जीएसटी आया। ऐसे ही अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाके परमिशन लेके आनी पड़ेगी। जो यूनियन लिस्ट है उस यूनियन लिस्ट में डालना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। अभी देखा है किसानों का आजकल कितना हल्ला चल रहा है, अगर इस पर इनकम टैक्स लगा दे तो और मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो उनके अपने इशूज हैं, तो वैसे उनके पास फसल में बचत नहीं होती, उसके ऊपर टैक्स और लगा दे तो हो गया काम उनका। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स तो नहीं लगता, ये तो एग्जम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ये जो रॉ मटेरियल था वो 50 लाख रुपए का रॉ मटेरियल था, पूरे साल में टमाटो और पोटैटो की जो इनकम थी वो 50 लाख रुपए का रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी, ये कॉस्ट है इसकी। और ये प्रोसेस होकर बिका 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का बेच दिया आपने। अब इस जो बिजनेस इनकम है उसकी कॉस्ट, उसका प्रॉफिट कितना, इसकी इनकम 0, तो इसकी कॉस्ट कुछ आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 50 लाख। सिंपल है, 1 करोड़ से 50 लाख घटा दो, 50 लाख की इनकम होगी। यानी कि जो किसान ने अपने रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में भेजा है, उसी की फैक्ट्री है ना, किसान की ही फैक्ट्री है ये, जो पीजीबीपी की इनकम कर रहा है फैक्ट्री उसी की है, बाहर नहीं भेजा। तो अपने रॉ मटेरियल को जो ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी जो रॉ मटेरियल की सेल है, एग्रीकल्चर इनकम है, वो फैक्ट्री के लिए कॉस्ट हो जाएगी रॉ मटेरियल की। और जो कॉस्ट के प्रोसेसिंग के बाद एडिशनल जो भी खर्चे आएंगे उन सबको लगाने के बाद जो सेल में से माइनस करोगे नेट प्रॉफिट आएगा बिजनेस का। तो यहाँ वाली 50 लाख एग्जम्प्ट इनकम है, ठीक है। और अगर यहाँ दो एक जैसी हो जाएगी ना, 1 करोड़ 60 लाख मान लो, तो 50 लाख की कॉस्ट घटाओगे तो पीजीबीपी की इनकम कितनी, 1 करोड़ 10 लाख, नहीं तो दोनों जगह 50-50 लाख हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। 1 करोड़ 10 लाख, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बिजनेस इनकम, 50 लाख रुपए की एग्जम्प्ट इनकम। जो इसकी एग्जम्प्ट इनकम वो फैक्ट्री के लिए कॉस्ट ऑफ द मटेरियल है। क्लियर है। देखो एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चरिस्ट कहलाता है जो खेती का बिल्कुल बेसिक से काम करेगा। मान लीजिए खेती की क्रॉपिंग किसी और ने करी, बुआई कट किसी और ने करी, थोड़े बहुत सेपलिंग्स आ गई हैं, इसके बाद अब वो किसी और सेकंड आदमी ने वो खेत खरीद लिया, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी मीन्स यू आर डूइंग फ्रॉम फर्स्ट एक्टिविटी टू लास्ट एक्टिविटी। आप उसे ग्रोइंग क्रॉपिंग सब काम आप करोगे उसमें, है ना, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब मान लीजिए आपने इस खेत में एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए कुछ सीड्स की कॉस्ट करी होगी, सीड्स लगाए होंगे, कुछ फर्टिलाइज़र लगाया होगा, ठीक है, फर्टिलाइज़र लगाया होगा, और बाकी आपने जैसे वो करें कि ट्रैक्टर वगैरह चलाए होंगे हार्वेस्टिंग करने के लिए, आपने ट्रैक्टर में डीजल भी खर्च हुआ होगा,
पानी के लिए ट्यूबवेल में भी डीजल खर्च हुआ होगा, आपने अपनी लेबर भी लगाई है, सब काम करा है। मान लीजिए ये सारी ऑल ओवर कॉस्ट है इसकी 30 लाख रुपए, क्योंकि आप जो रॉ मटेरियल जैसे फर्टिलाइज़र हो गया और आपका डीजल हो गया, सीड हो गए, ये सारी चीज़ें खरीद के ला रहे हो, ये सारी चीज़ों की कॉस्ट आई आपके पास 30 लाख रुपए, लेकिन हमने वहाँ फैक्ट्री में 50 लाख रुपए में आलू भेजा है ना भी, तो 30 लाख की जगह 50 लाख में कैसे गया? अब कैसे देखो, ये आप ही का खेत है और आप ही की फैक्ट्री है, अब यहाँ से यहाँ कॉस्ट कैसे ले जाओगे? आप कितने ले जाओगे? ज़्यादा ले जाना पसंद करोगे, कम ले जाना पसंद करोगे? फिर से बोल रहा हूँ, अभी क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, ये एक्चुअल में ये कॉस्ट लगी है, इस कॉस्ट को, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई कॉस्ट है आपकी, ध्यान रखना। इस कॉस्ट को, इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो कॉस्ट आई है उस प्रोडक्ट को आपको लेके जाना है पीजीबीपी वाली में, अपनी फैक्ट्री में लेके जाना है। तो आप फैक्ट्री में ज़्यादा कॉस्ट पे लेके जाना पसंद करोगे, कम कॉस्ट पे लेके जाना पसंद करोगे? और जितनी कॉस्ट पे वहाँ ले जाओगे उतनी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। अगर वहाँ 80 लाख में ले जाओगे तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम 80 लाख, अगर वहाँ 20 लाख में लेके जाओगे तो एग्रीकल्चर इनकम 20 लाख। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ ये जो 30 लाख है ये तो एक्चुअल कॉस्ट है, इसको पीजीबीपी में फैक्ट्री में ट्रांसफर करते हैं, क्या कॉस्ट दिखाओ? किसी को बेच तो नहीं रहे हो, अगर किसी को बेचते तो उससे पैसा मिलता, अब आप बेच तो नहीं रहे हो, आप अपनी ही फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप बताओ क्या पैसा लगे, क्या ले जाओगे वहाँ पे कॉस्ट? वहाँ पे कॉस्ट क्या ले जाना पसंद करोगे, ज़्यादा या कम? अगर इनपुट कॉस्ट कम दिखाओगे तो पीजीबीपी की इनकम बढ़ जाएगी नींद में। अरे अब अगर मटेरियल की कॉस्ट, मान लो यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट आपने 20 लाख रुपए दिखाई, सेल एनी हाउ 80 लाख रुपए, अभी मान के चलने केवल सेल 80 लाख रुपए, कॉस्ट आपने 20 लाख दिखाई, तो पीजीबीपी का प्रॉफिट कितना? 60 लाख। कॉस्ट 60 लाख दिखाई तो पीजीबीपी का प्रॉफिट कितना? 20 लाख। तो फायदा है नहीं है? तो आप क्या करोगे? कॉस्ट ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, है ना। आप क्या सोचोगे कि हम कॉस्ट ज़्यादा लेके चले जाए फैक्ट्री में, क्योंकि किसी को लेना नहीं, किसी को देना नहीं, खाली एंट्री तो मारनी है, और इधर जितनी मर्जी दिखा दो, इधर तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट हो जानी है। मैं 30 लाख के 80 लाख भी दिखा दूँ तो मेरे को तो यहाँ पे आके इनकम एग्जम्प्ट है ना, और वहाँ पे जाके जब मैं उसकी प्रोडक्ट को सेल करूँगा, क्योंकि रॉ मटेरियल मेरा महंगा आया है, तो मेरा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो सरकार को, इनकम टैक्स एक्ट बनाने वालों को पता था भारत के लोग बहुत भोले वाले लोग हैं, ऐसा ही काम करेंगे। 30 लाख की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को 60 लाख में फैक्ट्री में ट्रांसफर करेंगे ताकि आपका इनपुट मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए। अभी इसमें ओवरहेड्स भी लगाओगे और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगाएंगे, प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगेगी, तो आपका पीजीबीपी का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, यहाँ से एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जम्प्ट आ जाएगी, दोनों चीज़ हो जाएगा। तो सरकार ने क्या बोला, एक्ट बोलता है कि फेयर मार्केट वैल्यू आएगी, बस कुछ नहीं आएगा, आपकी मन की बात नहीं चलेगी, है ना। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र। मान लीजिए आलू आपने 10 अप्रैल 2023 को अपनी फैक्ट्री में ट्रांसफ़र करे, तो 10 अप्रैल को उसका फेयर मार्केट वैल्यू में एक जो लोकल मंडी है आपकी, उस मंडी में क्या रेट था, वो रेट माना जाएगा आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की सेल और बिजनेस एक्टिविटी की परचेज। आप अपनी मर्जी से कोई भी कॉस्ट इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। तो और कोई दूसरा मैकेनिज्म भी नहीं है ना। आप ऐसी कोई भी है, मान लीजिए आप गन्ने से शुगर बनाते हो, शुगर केन से शुगर बनाते हो, तो शुगर केन से शुगर बनाने के इसमें भी क्या होगा, तो जिस दिन आप शुगर को ट्रांसफ़र कर रहे हो, शुगर केन को ट्रांसफ़र कर रहे हो शुगर फैक्ट्री में, तो जो शुगर केन की उस दिन की वो है मार्केट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू में आपको फैक्ट्री में कॉस्ट लेनी पड़ेगी, इधर एग्रीकल्चर इनकम माननी पड़ेगी। तो अब आप क्या है, अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, है ना। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं मान सकते। मान लीजिए उस बीजीबीपी की इनकम में पहले से बहुत लॉस आ रहा है और आप चाहते हो अब तो मेरे लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकते, क्योंकि हर लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। अब आप सोचते हो कि वो मेरा लॉस वैसे ही बेकार जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा देता हूँ, तो क्या करोगे, यहाँ पे कॉस्ट कम कर दोगे, जो यहाँ से एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कॉस्ट फैक्ट्री में ले जा रहे हो कम दिखाने की कोशिश करोगे, या आपको अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है तो भी कॉस्ट कम करके दिखाना शुरू कर दोगे। तो अब ऐसी मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है। वो कह रहा है जब आप फैक्ट्री एग्रीकल्चर एक्टिविटी के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में फैक्ट्री में ट्रांसफर करोगे, अपनी ही फैक्ट्री में ट्रांसफर करोगे, तो क्या कहलाएगा, क्या लेके जाना पड़ेगा, कॉस्ट को फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस डेट पे आपने ट्रांसफर करा उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेके जानी पड़ेगी। कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं ले जा सकते, है ना। तो वही जितनी फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन पे है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी, फैक्ट्री में वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी जाके। क्लियर हो गया। लेकिन अब ना कुछ स्पेशल तरह की इनकम है, ये तो नॉर्मल एग्रीकल्चर है, ये कुछ 4 इनकम है जो स्पेशल एक्टिविटी में है, नॉर्मल एग्रीकल्चर, बाकी इन 4 को छोड़ के बाकी सारी नॉर्मल एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसी में आएंगी।
नॉर्मल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसा मैं अभी पढ़ के आया अभी हम, है ना। लेकिन अगर आप ग्रोइंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टी में हो, टी बनाने के काम में हो, कॉफ़ी बनाने के रबड़ प्लांट के में हो, कॉफ़ी में हो, और कॉफ़ी को आप रोस्ट और ग्राउंड भी कर देते हो। कॉफ़ी के 2 स्टेज हैं, लेकिन टी मैन्युफैक्चरिंग, रबड़ मैन्युफैक्चरिंग, कॉफ़ी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और कॉफ़ी को ग्राउंडिंग एंड रोस्टिंग भी कर देते हो। तो फिर आपके पास अब आपकी टोटल इनकम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी भी कर रहे हो। आप आलू और चिप्स में भी कर रहे थे, उसमें भी तो यही करा आपने, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करी और चिप्स बना दिए तो बिजनेस एक्टिविटी भी करी। लेकिन उस पर ये रूल नहीं लगता, ये रूल 7 और 8 हैं। ये रूल 7, 8 बाकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे नहीं लगता, केवल इन तीनों पे ही लगता है। 3 में से 2 तो स्टेप कॉफ़ी के ही हैं, है ना, इसलिए 3 ही बोल रहा हूँ मैं। तो 3, यही 3 हम कहीं और भी पढ़ गए थे। ये तीनों के नाम कहीं सुने थे आपने इससे पहले? सेक्शन 33 में थे ये स्पेशल। आपको सेक्शन 33 में जाके कुछ इन्वेस्टमेंट फंड में पैसे डालने पड़ते थे। सेक्शन 33A-B, सेक्शन 33A-B-A, याद है ना? A-B-A नेचुरल गैस और पाइपलाइन के लिए था, 33A-B था टी, रबड़ और कॉफ़ी प्लांटेशन वालों के लिए। उन्हें स्पेसिफिक फंड में पैसे जमा करना पड़ते थे, तो आपको डिडक्शन मिलती थी उसकी। सेक्शन 30 से लेके 37 तक कौन सी वाली साइड है? पीजीबीपी की। सेक्शन 30 से लेकर 36 तक पीजीबीपी का डेबिट साइड है, खर्चा है। तो 33 भी कहाँ है? डेबिट साइड में ही है। यानी कि वहाँ पे था, अगर आप स्पेशल जो 33A-B और 33A-B-A है, 33A-B कहता है कि आपको अपना जो प्रॉफिट का पैसा है, जो भी आपका प्रॉफिट है, ताकि आपको उस पर टैक्स ना देना पड़े, उस पैसे के कुछ हिस्से को आप अपने नाबार्ड के साथ अकाउंट खोल के या किसी स्पेशल अकाउंट में, किसी बैंक के साथ स्पेशल अकाउंट में पैसा जमा करा के रखोगे, तो आपको आपके बिजनेस इनकम में भी टैक्स में छूट मिल जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम में तो छूट मिलेगी, लेकिन बिजनेस इनकम में छूट मिल जाएगी। 33A-B डील्स विद द टी, कॉफ़ी, रबड़, और 33A-B-A डील्स विद द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर आप पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो, तो माइनिंग और एक्सट्रैक्शन और उसकी प्रोसेसिंग के बिजनेस में हो, तो आपको 33A-B-A के अंदर डिस्काउंट वो मिलेगा, डिडक्शन। अगर आप टी, कॉफ़ी और रबड़ में हो तो 33A-B में आपको डिडक्शन मिलेगी। वो कितनी मिलेगी अभी देखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो, जब आप टी ग्रो करते हो, टी लीव्स उगाते हो, और टी लीव्स उगा के उन्हें प्रोसेस करके टी चाय पत्ती की तरह बेच रहे हो, तो अब आप एग्रीकल्चर और बिजनेस एक्टिविटी दोनों कर रहे हो। वो आलू वाले में भी कर रहे थे उसमें, लेकिन रूल 7 नहीं लगता। रूल 7 और 8 उसमें नहीं लगते, उसमें नॉर्मल बिजनेस रूल लगता है। जो कॉस्ट है वो घटा लो, जो आपकी सेल होगी वो सेल है। इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट है। आप पहले क्या करोगे, अपने पूरे अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट बनाओगे। नॉर्मल अकाउंट का मतलब इस टी प्रोडक्शन, टी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट, इसमें आप अकाउंटिंग अलग नहीं कर रहे हो, है ना, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसमें क्या कर रहे हो, नॉर्मल जैसे आप बिजनेस अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ऐसे बनाओ। टी ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग की सारी कॉस्ट डाल दो, उसकी प्रोसेसिंग की सारी कॉस्ट डाल दो, सब कम डाल दिया। उधर टी बेच दी, सेल डाल दो। टी का जो प्रोसेस टी है उसका कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो क्लोजिंग स्टॉक डाल दो क्रेडिट साइड में। अब मान लीजिए आपका प्रॉफिट आया, ये आपका मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा। ये स्टॉक किस चीज़ का है? टी वाला। अभी हम टी की बात करें, टी वाला रेफरेंस है। यहाँ पे परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल इनपुट सर्विसेज जितनी भी होंगी। ये परचेज हो गई 10 लाख रुपए की, ये सेल्स आ गई 15 लाख रुपए की, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया 5,40,000 रुपये का। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये जो डिफरेंशियल आएगा ये क्या आएगा, 1940 ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया आपका जीपी हो गया 9 लाख रुपए, जीपी 9 लाख रुपए। क्या चीज़ 10-40 है ना, ये 15-20-40 है, तो भूल चूक लेनी देगी 20-40, तो ये भी कितना 10 लाख हो जाएगा। फिर ये 10 लाख हो जाएगा ना, यहाँ पे 20-40, यहाँ तो बिना मिटाई काम चल जाएगा। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे, मान लीजिए ये 6 लाख रुपए के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो नेट प्रॉफिट कितना आया आपका 4 लाख रुपए। यहाँ तक तो कोई अजीब सी समस्या नहीं है, यहाँ तक सब ठीक है, सिचुएशन कंट्रोल। तो ये जो 6 लाख कितना 4 लाख, ये जो 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है ना, अब आप ये कैसे कहोगे कि ये नेट प्रॉफिट एग्रीकल्चर एक्टिविटी का है, बिजनेस एक्टिविटी का है? क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग अलग करते ही नहीं हम, सारी अकाउंटिंग एक जगह पर है। तो ये आपको ये नहीं पता इसमें से इस परचेज के अंदर कितने बीज की कॉस्ट होगी, कितनी प्रोसेसिंग की कॉस्ट होगी, कुछ नहीं पता, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब आपका
टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का ये आउटकम है, 4 लाख रुपए का पूरा। इसके अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, कमर्शियल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सेल भी इन्वॉल्व है, कमर्शियल फिनिश गुड्स में टी के हो सकता है। इस ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपने कुछ टी लीव बाहर भेज दी हो किसी और को और कंपनी को भी, और अपने यहाँ भी प्रोसेस करके टी लीव भी भेजिए, टोटल सेल्स के अंदर इंक्लूड है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 4 लाख रुपए का 2 हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ेगा। 60% एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी, 40% बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। ये एग्रीकल्चर है, ये बिजनेस है, यानी कि 2,40,000 रुपये यहाँ पर और 1,60,000 रुपये यहाँ पर। अब जो बिजनेस इनकम पे टैक्स लगता है वो किस पे लगेगा, 1,60,000 रुपये, है ना, और 2,40,000 रुपये क्या हो जाएगी आपकी एग्जम्प्ट इनकम हो जाएगी। अगर आप चाहते हो इस 1,60,000 रुपये भी आपको टैक्स ना लगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगी 33AB की डिडक्शन। 33AB कहता है आपको नाबार्ड के साथ बैंक अकाउंट खोलना है या किसी नेशनलाइज बैंक के साथ किसी स्पेशल स्कीम में जमा कराना है जो टी रबड़ कॉफ़ी डेवलपमेंट बोर्ड ने दी है। ये तीनों, ये जो पूरा पैटर्न है टी रबड़ कॉफ़ी सब एक जैसा अप्लीकेबल होता है ना, टी रबड़ और कॉफ़ी की 2 स्टेज है, इसलिए वहाँ पे रूल 4 लिखे हुए हैं, लेकिन टी रबड़ कॉफ़ी पे सेम रूल अप्लाई होता है। और जो 33AB है टी कॉफ़ी और रबड़ पर लगता है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे 33AB लगता है, सेम लेना देना वो मतलब प्रोसेस सेम है। तो आप टी रबड़ कॉफ़ी या कोई भी चीज़ बना रहे थे उससे आपको बिजनेस इनकम आ गई। अभी ये टी का इसलिए बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि टी रबड़ और कॉफ़ी में ये डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है ना, वहाँ एक में 60-40 है, एक में 70-25-75 भी है ना, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है, इसलिए बार बार मैं अभी टी पे स्टिक कहूँ क्योंकि हम टी का बिजनेस मान लें कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफ़ी में अलग हो जाएगा फिर। तो 60% आपके एग्रीकल्चर इनकम, 20% 40% आपकी बिजनेस इनकम। अगर आप चाहते हो इस 1,60,000 पे भी टैक्स न देना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ पैसा आपको जमा करना पड़ेगा नाबार्ड के साथ या फिर किसी शेड्यूल्ड बैंक में स्पेशल स्कीम में जहाँ पे टी रबड़ कॉफ़ी बोर्ड बोलेगा, जो स्कीम को टी कॉफ़ी और रबड़ बोर्ड बोलता है कि वहाँ जमा करा दो। अगर आप वहाँ जमा करा दोगे तो इस 1,60,000 पे भी आपको टैक्स बच जाएगा, इस पे से भी डिडक्शन मिल जाएगी इस बिजनेस इनकम पे। ये तो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, डिडक्शन तो मुझे यहाँ लेनी है, तो इसके ऊपर एग्जम्प्ट इनकम डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 33AB में। हाँ जी, कुछ कह रहे थे तरुण? जैसे 1,60,000 का प्रॉफिट है, हाँ, कोई कैपिंग नहीं है, मतलब मिनिमम कितना कराना, कितना भी करा सकते हैं। नहीं अभी बता रहा हूँ, वही तो 33AB कहता है 40% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर सच डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले प्रॉफिट कितना है ये, ठीक है, 40,000 रुपये का, सॉरी 4 लाख का 40% और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर, एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड जो दोनों में कम होगा, यानी कि 1,60,000 रुपये और एक्चुअल अमाउंट मान लीजिए आपने जमा करा 80,000 रुपये, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी 80 की, विच एवर इज लोअर है 33AB सेक्शन 33AB डिडक्शन अगेंस्ट द बिजनेस इनकम, है ना। जब आप एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम कॉफ़ी टी रबड़ प्लांटेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो 33AB में आप डिडक्शन ले सकते हो। जो खर्चे आप यहाँ डाल चुके हो उनके अलावा है ये, है ना। अब तो आपकी बिजनेस इनकम डिसाइड हो चुकी है, इस पे आपको टैक्स न देना पड़े, तो 1,60,000 रुपये 40% ऑफ द बिजनेस इनकम और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। अगर मान लो 2 लाख रुपए जमा करा दिए, यहाँ पे पुराना सरप्लस पैसा भी था मेरे पास, तो 2 लाख रुपए अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2 लाख जमा करा दी तो डिडक्शन कितनी मिलेगी 1,60,000। अगर 2 लाख जमा करा दिए तो 1,60,000 की डिडक्शन मिलेगी, है ना। तो 40% ऑफ द प्रॉफिट और रुपीज एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिट विच एवर इज लोअर कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB इफ एन एसएससी इज इन्वॉल्व इन ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी रबड़ एंड कॉफ़ी। इनके टी रबड़ कॉफ़ी की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है तो 33AB के अंदर नाबार्ड के साथ पैसा जमा करा दे या टी रबड़ कॉफ़ी बोर्ड जहां कहता है स्पेसिफाइड स्कीम में किसी शेड्यूल्ड बैंक के साथ पैसा जमा करा दे तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अब मान लीजिए पैसा मैंने, हाँ जी सर, अगर जैसे 2 लाख रुपए हमारी जमा है तो ये तो फुली एग्जम्प्ट हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, फुली एग्जम्प्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं। आपने सारा प्रॉफिट सरप्लस जमा करा दिया ना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टी रबड़ कॉफ़ी जो नाबार्ड बैंक है, ये सब लोग क्या, ये किसी प्राइवेट किसी बिजनेस का वो कोई है। आपने नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड है
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए पैसा लोन देता है वो, है ना। नाबार्ड का काम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड है वो। तो पैसा कहाँ से लाएगा, सारा पैसा अगर सरकार अपनी जेब से देगी तो सारा पैसा सरकार को, कैपिटल भी तो चाहिए सरकार को लगाने के, नाबार्ड को फंड करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो सरकार क्या करती है, जहाँ पे उसे फंड की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, कहीं पे टैक्स में इंसेंटिव दे देते हैं। अगर मान लो इसको बोलो कि एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी तो ये तो सारे पैसे एटीसी में लगा देगा, फिर नाबार्ड के पास पैसा कहाँ से आएगा, नाबार्ड के पास तो पैसा है ही नहीं। तो नाबार्ड जब गवर्नमेंट ने सेटअप कराया तो उसे पैसा भी चाहिए कि ताकि वो बाकी किसान लोगों को सस्ते में लोन दे सके। अब क्या करा कि टैक्स छोड़ दिया थोड़ा सा, ताकि किसान या ऐसे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो बिजनेस और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो नाबार्ड को पैसा जमा करेंगे, अपना टैक्स बचा लेंगे और नाबार्ड उस पैसे से आगे फंडिंग करेगा ताकि सब लोगों का भला हो जाएगा। पैसा साइकिल में आ जाएगा, इकोनॉमी में पैसा कहीं ना कहीं से घूम फिर के आता रहेगा। एग्रीकल्चरल लोगों एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको सस्ते में लोन मिल जाया करेगा और सरकार को अपनी जेब से अलग से नाबार्ड को फंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होता है। तो अब यहाँ पे जो पैसा दिया, क्या वो पैसा सारी ज़िंदगी यहाँ रहेगा? ये तो इन्वेस्टमेंट फंड था ना, वहाँ पे अलाउंसेज मिलती थी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पजेज। तो पैसा सारी ज़िंदगी वहाँ नहीं रहना, आप उस पैसे को निकाल सकते हो। निकालने के बाद लेकिन आप उसके क्या करोगे पता है, कैपिटल एसेट खरीदोगे उससे, समझ रहे हो। उस पैसे को निकाल के आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाओगे। और वो भी कब तक कब करना है, जिस साल में निकाला उसी फाइनेंशियल के अंदर वो एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। आप उस पैसे को रोक के नहीं रखोगे। मान लीजिए आपने प्लांट में कोई मशीनरी, पुरानी मशीन आपकी जो प्रोसेसिंग मशीन थी वो ख़राब हो गई, अब रिप्लेस करनी है, नई मशीन लानी है, या कहीं नई यूनिट सेटअप करनी है, तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। तो वो नाबार्ड में रखा हुआ पैसा जमा कर सकते हो, पैसा आप ही का है, वो पैसा कहीं जा नहीं रहा, पैसा आप ही का है। लेकिन वो पैसे को आप यूटिलाइज, क्योंकि आपने टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए उस पैसे को वहाँ पे रखा है, तो उस पैसे को टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए तो आप नाबार्ड से पैसा निकाल के प्लांट एंड मशीनरी में खर्च कर सकते हो, प्लांट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लेके आ सकते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर आपने उसे मिस यूटिलाइज करा तो वापस वो पैसा, मान लीजिए आप पैसा निकाल कर लाए 30 सितंबर 2023 को, तो 30 सितंबर 2023 को पैसा निकालने का मतलब है आपके पास 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का टाइम है उस पैसे को यूज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। आपने वो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह यूज नहीं करा, इधर उधर कर दिया, किसी और काम में लगा दिया, वर्किंग कैपिटल में खर्च कर दिया, तो अब आपकी बिजनेस की इनकम बन जाएंगी, क्योंकि अब आपने उस फंड का मिस यूटिलाइज कर दिया। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लांट एंड मशीनरी में लाने के लिए, बिजनेस में यूज होने वाली प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हो। और जब यूज करोगे तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा दोबारा से, है ना, फिर डेप्रिसिएशन मिलेगा उसमें। तो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 33AB के खर्चे को जो वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए उसको पैसे को निकाल के ला सकते हो, लेकिन उसका कोई रेजिडेंशियल वगैरह पर्पज़ के लिए यूज नहीं करोगे, है ना, पर्सनल पर्पज़ के उस पैसे को यूज नहीं करोगे आप। तो ये था एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन्वॉल्व इन विच इंक्लूड्स टी ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग। अगर टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपको रूल 8 लगता है और परसेंटेज है 60 और 40, 60% एग्रीकल्चर एक्टिविटी, 40% बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप रबड़ मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो, लेटेक्स बनाने के बिजनेस में हो तो 65-35। तो बाकी सारा सिस्टम वही है, पहले पूरी बिजनेस एक्टिविटी कंक्लूड निकाल लो, जो नेट प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट को 65-35 में बांट दो, 35% आपका टैक्सेबल है, 65% आपका एग्जम्प्ट है। कॉफ़ी ग्रोइंग और क्योर्ड, बस आप कॉफ़ी ग्रो करते हो, कॉफ़ी बीन्स को उनको प्लग करते हो, पैक करके बेच दे रहे हो, प्रोसेस करके थोड़ा बहुत प्रोसेस करके बेच दे रहे हो, तो आपका 75-25 का रेशो। लेकिन आपने उसे रोस्ट और ग्राउंड भी कर दिया, अब आपने उसे रोस्ट करके ग्राउंड कर दिया, उसे तोड़ के बारीक पाउडर बना लिया, है ना, जो एक पाउडर कॉफ़ी का, जब तो एक्चुअल कॉफ़ी बना दी फिर आपने। तो अगर आपने उसे रोस्ट कर दिया, ग्राउंड कर दिया और उसके बाद आपने किसी को बेच दिया, तो अब 60% बिजनेस होगा, 60% का एग्रीकल्चर होगा, 40% बिजनेस होगा। अगर आप पहले ही स्टेज में कॉफ़ी को बेच देते हो तो 75% आपका बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना आपको फ़ायदा है या नुकसान है? आपके प्रॉफिट का जितना पोर्शन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में चला जाएगा आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा, है ना, फ़ायदा होगा। जितना पोर्शन आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी में चला जाएगा उतना फ़ायदा होगा। तो आपको स्टेज देखनी है कि आपकी कौन सी एक्टिविटी किस स्टेज तक गई है। अगर आपकी कॉफ़ी ग्रो करी और तोड़ दी और उठा के बेच दी तो 75-25, लेकिन आपने उसे ग्राउंड और रोस्ट भी कर दिया, आपने रोस्ट कर दिया और ग्राउंड करने का मतलब क्रश करके बेच दिया, पाउडर टाइप का बना के बेच दिया, तो ग्राउंड करते ही आप अपने और कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व कर दी। अब बिजनेस एक्टिविटी 40 रह जाएगी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी 60 हो जाएगी। टी के लिए पहले से 60-40 है। कॉफ़ी के लिए अगर आपने उसे ग्राउंड रोस्ट और क्रंच, ग्राउंड रोस्ट और क्योर्ड भी कर दिया, सब काम कर दिया, तो फिर तो बचा ही कुछ नहीं ना, तो फिर 60-40 हो गया। रबड़ के अंदर 65-35 है और कॉफ़ी खाली ग्रो और क्योर करना है तो 75-25 है।
इसके अलावा कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी तो उसका रूल वही वाला है जो अभी हम सबसे पहले पढ़ गए हैं, जनरल रूल, कि आपको अपनी सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की कॉस्ट इन्वॉल्व करनी है। उस कॉस्ट को, उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी के जो प्रोड्यूस है रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल को अगर आप फर्दर बिजनेस एक्टिविटी में यूज कर लेते हो तो जिस दिन आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो अपनी फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट होगी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी की सेल हो जाएगी वो। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री आपकी अपनी है, तो आप अपनी फैक्ट्री से किसी को पैसे कैसे दोगे? किसी को पैसे कोई दोगे? आप अपनी ही आलू बनाने की फैक्ट्री में आलू के रॉ मटेरियल को अपनी ही फैक्ट्री में चिप्स बनाने के लिए भेज दे रहे हो, तो जब अपनी ही फैक्ट्री में भेज रहे हो तो किससे पैसे लोगे? किसी पैसे कोई लोगे? लेकिन कोई अमाउंट तो ऐसा हो ना जो फैक्ट्री की रॉ मटेरियल की कॉस्ट को डिसाइड करे, तो वो क्या है? FMV एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आप फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की, जिस दिन आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च का काम है, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के काम में आपको अलग से कोई काम नहीं, वो नेचुरल नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, उसमें कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। नेचुरल जो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्शन और उसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो तो उसमें कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोई इन्वॉल्व है, उसमें नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है और आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। लेकिन 33A उसके अंदर डिडक्शन दे देता है। वो कहता है कि आपको डिडक्शन मिलेगी और पैसा जमा कराना है SBI अकाउंट में। अच्छा, 33AB के अंदर जो पैसा जमा कराना है आपको ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ द ITR और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 मार्च 2023 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उस डेट से लेके ITR फाइल करने के डेट तक या 6 महीने के जो भी पहले हो जाए उससे पहले पैसे जमा कराने हैं 33AB में। यानी कि 31 मार्च 2023 की अगर आपकी ऑडिट नहीं होती है, अगर आपका ऑडिट नहीं होता है तो 31 मार्च 2023 को जो आपको साल खत्म हुआ उसकी ITR की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। अगर ऑडिट होगा तो यह है 30 अक्टूबर 2023, ठीक है। और वैसे कह रहा है 33AB में आपको इस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ, इन दोनों में से जो भी अर्लियर पीरियड है उस पीरियड में वो 33AB के अंदर पैसे जमा करा देने आपको। यानी कि अगर आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई है तो फिर आपके पास जमा करने के लिए 6 महीने बचे नहीं बचेंगे। अगर आपकी ITR की ड्यू डेट 31 जुलाई है तो 6 महीने बचे आपके पास नहीं बचे। लेकिन अगर 31 अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर है आपकी लास्ट डेट, तो 6 महीने मिल जाएंगे, तो आपको 30 सितंबर तक जमा कराने। ITR की डेट नहीं कह रहा, वो कह रहा 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR, जो भी पहले पड़ जाएगा। तो इसमें ITR की डेट पहले पड़ जाएगी, इसमें 6 महीने पहले पड़ जाएंगे। तो 31 अक्टूबर तक नहीं करा बिल्कुल भी, 6 महीने 30 सितंबर का समय, 30 सितंबर तक जमा कराने पैसे आपको। अगर मान लीजिए ये वाली ITR जो 31 अक्टूबर की ITR है, जिसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, आपने ITR फाइल करी, ये तो लास्ट डेट है ना, इससे पहले तो हो ही सकती है 18 अगस्त 2023 को, तो अब आप पैसे कब तक जमा कराओगे? 30 सितंबर तक, 31 मार्च तक। एक बार दोबारा सुनो, आपको सेक्शन 33AB में आपको अपना पैसा नाबार्ड या किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के साथ इन द अप्रूव्ड स्कीम बाय द टी रबड़ कॉफ़ी बोर्ड के साथ जो भी अप्रूव्ड स्कीम है उस स्कीम के अंदर पैसा जमा कराना है। फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB द ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट द अमाउंट इज ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो भी पहले पड़ जाए, दोनों में से जो पहले पड़ गया। यहां से लेके 6 महीने कब होते हैं? 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2023 को आपने ITR का फाइल कर दी 18 अगस्त को, तो आप पैसे कब जमा करोगे? आप 17 या 18 अगस्त तक, जिस दिन ITR फाइल करो सुबह पैसे जमा कर दो, बाद में ITR फाइल तो रात को 12 बजे तक तो 18 ही है ना। तो 18 अगस्त तक आपको पैसे जमा करने। देखो वैसे लॉजिकल सोचो, अगर आपने ये ITR फाइल कर दी और बैंक में पैसे जमा नहीं करे, शेड्यूल्ड बैंक में जो स्कीम है, नाबार्ड की स्कीम या उसकी टी रबड़ कॉफ़ी बोर्ड की जो स्कीम है उसमें पैसे जमा नहीं करे, तो ITR में डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे? वो पूछेगा ना रिटर्न में आपने पैसे जमा करे नहीं करे। तो अगर आपने पैसे उसके बाद जमा करे तो ITR में डिडक्शन कैसे क्लेम कर लोगे? तो यानी कि ITR फाइल करने की डेट से पहले या फिर 6 मंथ की डेट से पहले है ना, जो भी पहले हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए 31 जुलाई की ड्यू डेट थी, आपने इसकी ITR भर दी 30 जून को, तो क्या 30 जून तक 6 महीने होते हैं? यहाँ से नहीं होते। तो अब मेरे को पैसे कब तक जमा करने चाहिए थे?
30 जून से पहले पहले पैसे जमा करने पड़े, 30 जून उससे पहले पैसे जमा करने, यानी कि ITR फाइल करने के से पहले पहले मुझे पैसे जमा करने हैं, तभी तो इनकम टैक्स उसमें डालूंगा रिटर्न में कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। दूसरी चीज़, आपकी ये ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर की, आपने ये ITR फाइल कर दी 30 जुलाई 2023 को, कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई है। 1 अप्रैल के बाद ITR का पोर्टल खुल जाता है। अब की साल तो डिपार्टमेंट ने ITR के फॉर्म भी पहले इशू कर दिए, पहले तो डिपार्टमेंट के फॉर्म भी मई जून में आते थे तो हम कर नहीं पाते थे, कोई करना भी चाहे तो नहीं कर पाता था। अब तो फॉर्म भी आ गए, आज की डेट में ITR में सारे के सारे फॉर्म अवेलेबल है पोर्टल पे। 31 तारीख खत्म होते ही कोई अगर सुबह 1 अप्रैल की सुबह रिटर्न भरना चाहे तो भर सकता है। आज की डेट में सारे फॉर्म अवेलेबल है पोर्टल में। अब एक आधा कोई रह गया होगा तो वो भी आ जाएगा। अब तो इस कंपनी ने 30 जुलाई को ITR फाइल कर दी, ये ITR फाइलिंग की डेट है इसकी। तो इसे आप कब तक पैसे जमा कराने हैं 33AB की डिडक्शन क्लेम करने के लिए? 30 जुलाई तक ही जमा करने हैं। अब उसके पास 31 अक्टूबर और 30 सितंबर की डेट नहीं है क्योंकि उसने ITR पहले फाइल कर दी। तो 6 महीने का फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और ड्यू डेट ऑफ द ITR फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर का पीरियड है ना। तो ITR फाइल करने की डेट से डेट या फिर 6 महीने फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर, उस डेट तक आपको पैसे जमा करा देने हैं और डिडक्शन मिलेगी 40% ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट और अमाउंट डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। यहाँ तक 33AB क्लियर हो गया।